अच्छी खबरों की शुरुआत करते हैं दिल से। मेरा मतलब है देश के दिल, दिल्ली से। गयासुद्दीन तुगलक ने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ एक संदेश भिजवाया था और संदेश में साफ था कि या तो इस शहर में सुल्तान रहेगा या फिर एक फकीर रहेगा। संदेश सुनकर औलिया ने शांत मन से कहा, सुल्तान से जाकर कहो कि हुनुज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। बस यही से इस मुहावरे की शुरुआत हो गई। और आज यदि आप अपने किसी परिचित को दिल्ली आने का निमंत्रण देते हैं तो आपको जवाब क्या मिलता है कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है कि वाकई बाहर के लोगों को दिल्ली दूर लगती है। लेकिन दिल्ली वालों, अब आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, क्योंकि दिल्ली बदलने वाली है। दरअसल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने शहरों के बीच बेहतर संपर्क कायम करने के लिए ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है। तेज रफ्तार से रेल के जरिए 30 मिनट में एनसीआर के बड़े शहरों के बीच आवागमन और मास ट्रांजिट रेल सिस्टम के जरिए एनसीआर के नज़दीकी सीमाओं से 30 मिनट में दिल्ली पहुंचने की तैयारी है। वैसे ऐसा हो जाए तो आप यही कहेंगे कि अब दिल्ली दूर नहीं। दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है, दिल्ली की रफ्तार बदलने वाली है। दिल्ली का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि दुनिया के जाने माने शहर भी फीके पड़ जाएंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि इसकी ठोस योजना है कि अगले 20 साल में दिल्ली एनसीआर दुनिया के तेज रफ्तार शहरों की टक्कर में आ जाएगा, जहां सफर के लिए हेली टैक्सी और बुलेट ट्रेन मौजूद होगी। दिल्ली एनसीआर योजना बोर्ड ने जिस ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को मंजूरी दी है, उसमें फोकस दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर है। योजना है कि सड़क, रेल और जल मार्ग को विकसित किया जाए ताकि 30 मिनट में एनसीआर से दिल्ली का सफर पूरा किया जा सके। इसके लिए हेली टैक्सी, बुलेट ट्रेन और एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने की भी योजना है। मौजूदा वक्त में दिल्ली से मेरठ जाना हो या अलवर और बुलंदशहर से दिल्ली आना हो, इस सफर में घंटों का वक्त लगता है। दिल्ली के ही एक कोने से दूसरे कोने तक के सफर में अक्सर कई घंटे लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक जाम हो तो ये सफर और भी मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर में सफर के लिए हेली टैक्सी मिल जाए तो घंटों का सफर बगैर किसी टेंशन के मिनटों में ही तय हो सकता है। इसी तरह एनसीआर के शहरों तक अगर बुलेट ट्रेन मौजूद होगी तो आधे घंटे में दिल्ली पहुंचना मुमकिन होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी तेज रफ्तार दिल्ली एनसीआर की सूरत बदल देगी। फिलहाल ये आपको सपना लग सकता है, लेकिन कुछ साल बाद ही ये तस्वीर आपके सामने होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि ये संभव है कि अगले 20 साल में हम ये टारगेट को अचीव कर पाएँ, जो कि मास्टर प्लान में एनविसाज किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एरियाज़ को रीडेवलप किया जा सकता है। ऑलरेडी दिल्ली में बहुत सारे एरियाज़ का रीडेवलपमेंट चल ही रहा है। एनबीसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े बड़े एरियाज़ को रीडेवलप कर रही हैं। एनसीआर योजना बोर्ड के तहत दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान के 2 जिले हैं। कुल मिलाकर बोर्ड के दायरे में 55,083 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है। बोर्ड की योजना है कि इस पूरे इलाके को हेली टैक्सी से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। योजना के मुताबिक हेली टैक्सी की सेवा हर जिला मुख्यालय और पर्यटन केंद्रों पर मौजूद होगी। प्रस्ताव रखा गया है कि इस इलाके को बड़े विमानन हब में बदला जाएगा और इसके लिए हर जिले में हेलीपोर्ट और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। 41 दिल्ली के और आसपास के एरिया को सम्मिलित करते हुए बनाया गया है। उसमें बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि जल मार्ग और वायु मार्ग के द्वारा भी हमारा यातायात संभव होगा। और आप सबके समझने की बात यह है कि इतना जो तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है इस एरिया में, जिस हिसाब से हमारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जिस हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा या रोज़गार बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमें अपने मास्टर प्लान या आगे की फ्यूचर की प्लानिंग उतनी ही दुरुस्त बनानी पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ हेली टैक्सी या बुलेट ट्रेन की योजना ही नहीं है। लक्ष्य है कि दिल्ली एनसीआर स्मार्ट संपर्क वाला इलाका बने। इसके लिए स्मार्ट सड़कें बनाने की तैयारी है। इसके तहत ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अलावा दिल्ली एनसीआर में 2 और एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। पहला सर्कुलर एक्सप्रेसवे पानीपत, शामली, मेरठ, रेवाड़ी होते हुए रोहतक को जोड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेसवे करनाल, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, अलवर, चरखी दादरी को जोड़ेगा। इसके पहले
दिल्ली एनसीआर की मौजूदा आबादी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में यहाँ की आबादी करीब 11 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर को विकसित किया जाना है। योजना में सिर्फ रफ्तार पर ही जोर नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने, जीवन यापन को आसान करने और स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के साथ इसे झुग्गी मुक्त क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एनसीआर योजना बोर्ड ने 2041 के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है, उसमें अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा कम कर दी गई है। अब दिल्ली के राजघाट से चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले शहर या गांव ही एनसीआर में आएंगे। इससे पहले ये सीमा 150 से लेकर 175 किलोमीटर तक थी, यानी 100 किलोमीटर के दायरे में ही सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क का विकास किया जाएगा। जैसे कि आज की डेट की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्टर डेवलपमेंट्स आज की डेट में पॉसिबल है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम आशा करते हैं कि अगले 15 से 20 सालों में हमारे दिल्ली की रूपरेखा बिल्कुल बदल जाएगी, उसकी स्काईलाइन भी बदल जाएगी, उसका ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी बदल जाएगा और बहुत ही इंटीग्रेटेड प्लानिंग और डेवलपमेंट के साथ में हम एक नया दिल्ली का रूप देखेंगे। दिल्ली एनसीआर के विकास का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। अगर इसे हूबहू जमीन पर उतारा गया तो दिल्ली वालों की दिल्ली सपनों के शहर में बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपके लिए समझना भी जरूरी है कि दिल्ली के साथ एनसीआर का आखिर मतलब क्या है और दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड आखिर क्यों बनाया गया, क्या है ये प्लानिंग बोर्ड। तो पूरी कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज़ादी के बाद देश की राजधानी दिल्ली न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक केंद्र के तौर पर भी विकसित होती रही है और पूरे देश से लोगों के यहाँ आने और बसने का सिलसिला शुरू हुआ। 1951 से शुरू करके हर दशक की अगर बात की जाए तो 50% से ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। जनसंख्या बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी दबाव लगातार बढ़ता गया। अब जैसे बिजली हुई, पानी हुआ, मकान, परिवहन, ये तमाम ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो लगातार कम पड़ती गई लोगों के लिए। अब चाहे जितना इंतज़ाम कर लिया जाए, लेकिन जब आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ेगी तो उसकी किल्लत तो तय होना लाजमी है। और इसी समस्या को देखते हुए विचार ये किया गया कि दिल्ली का विस्तार उसकी सीमा से बाहर किया जाए। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि दिल्ली से सटे जो राज्य हैं उनका इलाका, या कहें कि वो अपना इलाका छोड़ने को तैयार ही नहीं थे और इसीलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए सिद्धांत को अपनाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि 1985 में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, जो कि दिल्ली के आसपास लगते हैं, वहाँ के कुछ जिलों को दिल्ली के साथ मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। इसके लिए बाकायदा संसद से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम को पारित भी कर दिया गया। इसी तरीके से एनसीआर के इलाके राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं और वहाँ विकास की योजना एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ही बनाता है। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को दिल्ली की तरह ही सुविधाएं दी जाती हैं। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में केंद्र सरकार को और शहरी विकास मंत्री इसके साथ होते हैं, केंद्र सरकार होती है जो कि इसके चेयरमैन भी होते हैं। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली की ओर से उपराज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करते हैं। फिलहाल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भी इसके सदस्य हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी इसके सदस्य हैं और राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी सदस्य के तौर पर बोर्ड में शामिल हैं। अभी प्लानिंग बोर्ड ने 2041 तक के लिए योजना का ड्राफ्ट बनाया है। इससे पहले एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने साल 2005 में रीजनल प्लान बनाया था जो कि 2021 के लिए था। इसमें भी दिल्ली एनसीआर के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई थी। समय के साथ ही एनसीआर में कई जिले जुड़ते चले गए और एनसीआर का विस्तार लगातार होता चला गया। एनसीआर के तहत आने वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कई इलाके जिसमें मेरठ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ये तमाम जिले शामिल हैं। हरियाणा की तरफ से फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, जींद, करनाल जैसे जिले एनसीआर में आते हैं।
राजस्थान से भी 2 जिले जिनमें भरतपुर और अलवर है वो भी एनसीआर में शामिल किए गए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 4 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा की आबादी रहती है और समूचे एनसीआर में दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका है और इसका एक साथ विकास सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ड्राफ्ट बनाया है और उसे देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि इस पूरे इलाके के विकास के लिए एक ठोस और प्रभावी कदम उठने वाला है और उसकी तैयारी लगातार की जा रही है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दिल्ली एनसीआर का रूप रंग बदलने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? वो क्या वजह हैं जिनके आधार पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड अगले 20 सालों में दिल्ली एनसीआर के बुनियादी ढांचे और आधारभूत संरचना को बदल कर रख देना चाहता है? दरअसल इन सारे सवालों का जवाब हम कुछ आंकड़ों और तथ्यों के जरिए आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं में इसका जवाब छिपा है, जिससे ये भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली एनसीआर रिहाइश के तौर पर दूसरे राज्यों के लोगों के लिए पहली पसंद है, जो कामकाज की तलाश में इसका रुख अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से दिल्ली समेत एनसीआर के 25 जिलों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल आपको बताएं कि जापान की राजधानी टोक्यो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। वहाँ 3 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 2030 यानी कि 9 साल बाद जनसंख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर होगा दिल्ली। दिल्ली की आबादी को लेकर अनुमान ये लगाया जाता है कि उसकी आबादी 3 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि बेहिसाब बढ़ती आबादी की वजह से 9 साल बाद दिल्ली के संसाधनों पर सबसे ज़्यादा बोझ होगा और इसी वजह से भविष्य में इस क्षेत्र के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। हालांकि अब तक आर्थिक मोर्चे पर दिल्ली का अच्छा प्रदर्शन ही रहा है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 300 बड़े शहरों में दिल्ली छठे पायदान पर है। साल 2014 से लेकर साल 2016 के बीच दिल्ली ने लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी दी है। 12 साल के अंतराल में 6,20,000 नए लोगों को यहाँ पर नौकरी मिली है। क्योंकि एनसीआर में अभी 100 से ज़्यादा औद्योगिक यूनिट्स मौजूद हैं, जिनमें 25 फैक्ट्रियाँ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, टूल्स, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स और प्लास्टिक के सामान बनाने से ये तमाम फैक्ट्रियाँ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में 42 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग धंधे हैं, जिसका इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। देश की कुल जनसंख्या की 4.8% आबादी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में रहती है। अगर सिर्फ शहरी आबादी की ही बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में देश की शहरी आबादी का 8% हिस्सा रहता है, जबकि इसी क्षेत्र के पास देश के कुल भौगोलिक आकार का सिर्फ 1.67% जमीन है। और यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली और एनसीआर के विकास पर अब जोर दिया जा रहा है, ताकि यहाँ रहने वाले या फिर यहाँ पर कामकाज की तलाश में आने वाले लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। और जिस रफ्तार से दिल्ली एनसीआर की जनसंख्या बढ़ रही है, वो दिल्ली से सटे राज्यों की सरकारों को भी चिंता में डाल रही है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से उनके इलाके भी जल्द बड़े शहरों में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 4 दशकों में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की संख्या 53 हो चुकी है, जबकि 1981 में 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले सिर्फ 12 ही शहर थे। देश में इन 53 शहरों में देश की 37% से ज़्यादा आबादी रहती है। जनसंख्या की इसी रफ्तार को देखते हुए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड रोड, रेल और जलमार्ग के जरिए विकास की नई पटकथा लिखने में जुट गया है, ताकि बढ़ती आबादी के लिए दिल्ली एनसीआर के संसाधन कम न पड़े। दिल्ली एनसीआर के लिए योजनाएं तो पहले भी बनाई गई हैं, लेकिन समस्या ये रही है कि उन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। कुछ काम भी हुआ तो क्वालिटी खराब रही। ये समस्या अकेले वैसे दिल्ली और एनसीआर की नहीं है, बल्कि देश के लिए बनाई गई ज़्यादातर योजनाओं का कमोबेश इसी तरह का हाल रहा।
शायद ही कोई योजना आपने तय समय पर पूरी हो पाई हो और पिछली सरकारों में योजनाओं की लेट लतीफी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए निशाना साधा और साफ कहा कि वर्क इन प्रोग्रेस वाली संस्कृति की जगह अब समय पर काम पूरा करने का कल्चर विकसित किया गया है। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। तो योजनाओं की देरी से दो तरफा नुकसान होता है। एक तो लोगों को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता और दूसरा यह है कि उसकी लागत बढ़ जाती है। इसलिए मोदी सरकार का फोकस योजनाओं को तय समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा करना है। योजनाओं को गति देने के लिए आज सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है और इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। 16 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट्स को इस एक योजना में डाला गया है, जिन्हें तेज गति से 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। देश के लोगों के लिए ये किसी गुड न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि इससे विकास को रफ्तार तो मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बनेंगे। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। विकास की शक्ति को गति देने का ये वो संकल्प है जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने आज कर दिया। देश की प्रगति फुल स्पीड में हो, बिना बाधा के हो, हर काम वक्त पर पूरा हो। इस मिशन के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत हो गई। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। पीएम मोदी की इस पहल से 100 लाख करोड़ की परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। देश में एक नई तरह की वर्क कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और सरकारी योजनाओं और काम के तौर तरीकों को लेकर लोगों की सोच बदलेगी। सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा। आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। गति शक्ति योजना का मकसद देश में चल रहे विकास के कामों को नई रफ्तार देना है। सरकार साल 2024 से 25 तक कई बड़ी योजनाओं को वक्त पर पूरा करना चाहती है, जिसमें एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, सड़क निर्माण और रेलवे से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। यही नहीं, 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के महाविस्तार का काम भी होना है। ऐसे में गति शक्ति मिशन विकास के पहिए को रफ्तार देगा। इस वक्त कई मंत्रालयों में तमाम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसमें अलग अलग कई मंत्रालयों की भूमिका है। ऐसे में विकास की योजनाओं को लेकर मंत्रालयों में बेहतर तालमेल रहे, प्रोजेक्ट को लेकर मंत्रालयों को सटीक जानकारी हो, ये गति शक्ति मिशन का मकसद है। हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है,
ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जाहिर है गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन के तहत सरकार की कोशिश यही है कि सड़क बनने के बाद उसे किसी और काम के लिए तोड़ने की जरूरत ना पड़े। सड़क के काम में रेलवे का प्रोजेक्ट आड़े ना आए, रेलवे के किसी बड़े प्रोजेक्ट के बीच सड़क का काम बाधा ना बने, विकास के कामों में लगने वाली शक्ति विभाजित ना हो और विकास का हर काम वक्त पर पूरा हो। गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन का यही उद्देश्य है, जिसकी शुभ शुरुआत हो चुकी है। माना जा रहा है कि गति शक्ति से देश के विकास की गाड़ी को गति और शक्ति दोनों ही मिलेगी। इससे अच्छी बात भला और क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल ये उठता है कि गति शक्ति मास्टर प्लान की जरूरत क्यों आन पड़ी। किसी भी देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता मजबूत बुनियादी ढांचे से होकर ही गुजरता है, लेकिन हमारे देश में सरकारी विभागों में तालमेल की कमी से विकास की रफ्तार में रह रहकर ब्रेक लग जाती है। दूर तक नतीजे देने की क्षमता वाले प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। टैक्स देने वाले लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। सरकारी उदासीनता की वजह से परियोजनाओं में आने वाली इन्हीं रुकावटों को दूर करने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान का आगाज किया गया है और इसकी वजह बनी वो सरकारी रिपोर्ट जिससे ये पता चला कि देश में चल रही कई योजनाएं या कई सरकारी परियोजनाएं किस रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसी साल 887 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 1789 परियोजनाओं का जिक्र है। मंत्रालय के मुताबिक जिनमें 12 प्रोजेक्ट इस वक्त तय समय से आगे चल रहे हैं, जबकि देश के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 241 परियोजनाएं ही तय समय पर चल रही हैं, जबकि सरकारी विभागों के तालमेल की कमी से 559 प्रोजेक्ट्स तय समय से देरी से यानी कि लेट चल रहे हैं, जिनमें 1 महीने से लेकर 27 साल तक की देरी शामिल है, जिसकी वजह से देरी से चल रहे 480 परियोजनाओं की लागत में 61% का इजाफा हुआ है। मतलब ये कि उनके बनने में तय रकम से 61% ज्यादा खर्च आएगा। सरकारी विभागों में समन्वय की कमी से 4,46,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ टैक्स पेयर पर पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर 2013 में सरकार ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के पुनर्वास का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 414 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 90 महीने की देरी हो गई। अब इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट 7 साल पीछे चला गया। अब इसकी लागत कितनी बड़ी होगी उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से एक और उदाहरण लीजिए। 2013 में दिल्ली में मौजूद एम्स में एक विशेष ब्लॉक के निर्माण की घोषणा हुई थी जो मां और बच्चों के इलाज से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस परियोजना में 46 महीने की देरी हो चुकी है। अब नतीजा क्या हुआ? करोड़ों की लागत में कई गुना का इजाफा हो चुका है। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट में भी 4 मंजिला ब्लॉक का निर्माण चल रहा है जो अपने तय समय से 23 महीने की देरी से चल रहा है, और इस ब्लॉक में डीजीसीए का दफ्तर बनना है। कुछ यही हाल बिहार के बाढ़ जिले के एक पावर प्लांट का भी है जिसको एनटीपीसी की देखरेख में बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी देरी हो चुकी है। शुरू में इसकी लागत 8,692 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन देरी की वजह से अब इसकी लागत 21,300 करोड़ रुपए पड़ रही है, और इस परियोजना को अक्टूबर 2011 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 141 महीने की देरी हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब ये परियोजना 2023 से पहले पूरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, एक दो संख्या नहीं है इनकी, बल्कि सैकड़ों की तादाद में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि देश के विकास में ईमानदारी से
भूमिका निभा रहे करदाताओं पर और बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि समय सीमा पार होने की वजह से परियोजना के बनने में देरी होती है, खर्चा कई गुना बढ़ जाता है, जिसकी कीमत इस देश में सिर्फ टैक्स देने वालों को ही चुकानी पड़ रही है। आर्थिक बोझ के साथ साथ लंबा इंतजार भी करना पड़ता है, वो अलग। लेकिन गति शक्ति मास्टर प्लान के आगाज के बाद शायद ऐसा ना हो, योजनाएं अपने तय समय पर पूरी हों। राजधानी त्योहारों के रंग में रंगी है और अमन के दुश्मन त्योहारों के रंग में भंग डालने की साजिश में जुटे हैं। वैसे गुड न्यूज ये है कि दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से दिल्ली में आतंक की साजिश कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आया आतंकी अशरफ ने कई बड़े खुलासे किए हैं। त्योहारों के मौसम में दिल्ली के रंग में भंग डालने का प्लान तैयार किया जा रहा था। कोसों दूर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका राजधानी में धमाके का गणित बिठा रहे थे, लेकिन दिल्ली में त्योहारी सीजन में बढ़ती भीड़ को लेकर पहले से ही खुफिया अलर्ट जारी कर दिया गया था और दिल्ली पुलिस चौकन्ना हो गई। और यही वजह रही कि आतंकी मोहम्मद अशरफ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल दिल्ली पुलिस को खुफिया एजेंसियों से लगातार ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि राजधानी में आतंकी किसी बड़ी हमले की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनपुट मिलते ही छानबीन में जुट गई और अशरफ नाम का ये पाकिस्तानी आतंकी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आतंकी अशरफ ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कई बड़े खुलासे किए। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ दिल्ली में पिछले 15 साल से छिपा हुआ है। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ, उस दौरान उसने हाईकोर्ट की रेकी की थी। इसके अलावा 2011 के आसपास इसने आईटीओ के पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी की थी। मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ में बताया कि उसने इंडिया गेट और लाल किले की भी रेकी की थी। साथ ही करीब ऐसी 10 जगह हैं जहां की रेकी करने की बात उसने कबूल की है। दूसरी तरफ ज्यादा कैजुअलिटी वाले इलाकों को टारगेट करने का प्लान भी बनाया। दिल्ली में आतंकी हमले के लिए अशरफ को आईएसआई ने ट्रेन किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 14 दिनों की रिमांड के दौरान जो पूछताछ हो रही है उसमें इसने कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। खुलासा नंबर 1 ये कि अब से 10 साल इसने दिल्ली में 10 जगहों की रेकी की थी, जिसमें जो पुराना जो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है उसकी रेकी की थी, आईएसबीटी की रेकी की थी और हाई कोर्ट की भी रेकी की थी। और इसके रेकी करने के बाद ही हाई कोर्ट में 2011 में ब्लास्ट हुआ था। तो कई सारे ऐसे खुलासे हुए हैं जो पुलिस लगातार पूछताछ में सामने आ रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि इसका जो हैंडलर है, जिसका कोड नेम नासिर है, वो आईएसआई का था और उससे लगातार ये संपर्क में रहता था। वीओआईपी कॉल के जरिए इसकी उससे बात भी होती थी। 2 मोबाइल फ़ोन दिल्ली पुलिस को मिले हैं अशरफ अली के पास से, जिनकी जांच की जा रही है। दरअसल आतंकी अशरफ राजधानी में लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था। लोन वुल्फ अटैक में आतंकी बिना टीम के हमले को अंजाम देता है। इसमें आमतौर पर ग्रेनेड और छोटे हथियारों के इस्तेमाल से ज्यादा लोगों को टारगेट किया जाता है। गनीमत रही कि साजिश को अंजाम देने से पहले ही ये आतंकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के कब्जे में आ गया, वरना दिल्ली में त्योहारों से पहले बड़ी तबाही हो सकती थी। 2005 के आसपास 4-5 के आसपास इंडिया आया था वाया बांग्लादेश। आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया था और आईएसआई के हैंडलर्स इसको हैंडल कर रहे थे। इसने पास्ट में भी कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल की है। अगर आतंकवादी मोहम्मद अशरफ अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो दिल्ली में खून खराबा मच जाता, क्योंकि इसके पास तबाही के सारे हथियार मौजूद थे। अशरफ के पास AK-47 राइफल, एक्स्ट्रा मैगजीन और 60 राउंड गोली भी बरामद हुई है। इसके अलावा एक हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड गोली के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल भी जब्त की गई हैं। यह हथियार आतंकी अशरफ ने कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे बालू के नीचे दबा कर रखे थे। अशरफ की निशानदेही पर स्पेशल सेल ने यमुना घाट से यह हथियार बरामद किए। इसके स्ट्रेंथ्स पे वेपन्स की रिकवरी हुई है, AK-47 ग्रेनेड और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स वगैरह के। फेस्टिव सीजन है तो हम सेफली इन्फर कर सकते हैं कि ये कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने वाले थे। इतना ही नहीं, दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आतंकी अशरफ इससे पहले जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अशरफ से पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आतंकी मोहम्मद अशरफ
कई बार जम्मू कश्मीर में भी ठहर चुका है। आतंकी खतरे को देखते हुए देश के बाकी हिस्सों में भी सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। स्पेशल सेल की माने तो जल्दी ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे बताया जा रहा है कि आतंकी अशरफ दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया था और भारत आने वाले आतंकियों को हथियार मुहैया करवाया करता था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में अशरफ के नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और इस मामले में जल्दी ही कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अशरफ किस तरह से बांग्लादेश से दिल्ली तक आया, कैसे साजिश रची, ये बताना मेरे सहयोगी हिमांशु। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला अशरफ अली पिछले 15 सालों से हिंदुस्तान में अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। 2004-2005 के बाद ये बांग्लादेश और फिर सिलीगुड़ी के रास्ते देश में दाखिल हुआ। उसके बाद ये अजमेर गया, बिहार गया, दिल्ली रहा, ऊधम सिंह नगर रहा, जम्मू रहा और गाजियाबाद के वैशाली में इसने एक लड़की से शादी भी कर ली। ये सब कुछ इसने किया और इस दौरान इसने अपने कई सारे पहचान पत्र बनाए और पहचान पत्र बनाने के लिए सबसे पहला जो इसका पहचान पत्र बना वो बिहार से बना और उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो यहाँ पर उसने पासपोर्ट तक बनवा लिया और उस पासपोर्ट पर ये 2 बार विदेश भी घूम आया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा पुलिस को कि इसका टारगेट क्या था, क्योंकि नीड टू नो बेसिस पे जानकारी दी जाती थी। जितनी ज़रूरत होती थी एक बार में सिर्फ उतना बताया जाता था। तो अभी अशरफ को खुद नहीं पता था कि उसका टारगेट क्या है, लेकिन इतना ज़रूर साफ हो चुका है कि त्योहारों के वक्त में लोन वुल्फ अटैक करने की साजिश थी। इसमें कुछ और लोग भी शामिल हो सकते थे, इसीलिए उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। हिमांशु मिश्रा, कैमरामैन अंकित के साथ, गुड न्यूज़ टुडे। चलिए अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो आपके चेहरे पर गुड न्यूज़ वाली स्माइल ला देगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगले साल यानी कि 2022 में 8.5% की दर में से इसमें इजाफे का अनुमान है। और इस आंकड़े और अनुमान का सीधा सा मतलब ये है कि कोरोना काल में कमजोर हुई भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर आ गई है बल्कि सरपट दौड़ने लगी है। त्योहारी सीजन में आया शुभ समाचार। दुनिया में सबसे तेज होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार। अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे हैं अच्छे संकेत। ये खबर हर हिंदुस्तानी को फील गुड कराने वाली है। ये खबर उम्मीदों को बढ़ाने वाली है। कोरोना के काले बादल छंटते दिखाई दे रहे हैं और नतीजा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना ने आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब वायरस की रफ्तार सुस्त है, देश में टीकाकरण की रफ्तार तेज है और असर ये है कि इकोनॉमी कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। कोरोना की 2 लहरों से जूझने के बाद देश की इकोनॉमी में सुधार दिखाई दे रहा है और ये गुड न्यूज दी है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। चलिए बताते हैं आपको क्या कहा है IMF ने। IMF के मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट अगले साल तक दुनिया में सबसे तेज होगी। IMF का अनुमान है कि 2021 में भारत की विकास दर 9.5% रह सकती है। अगले साल ग्रोथ रेट 8.5% रह सकती है। भारत में टॉप गियर में टीकाकरण हुआ है। देश में कोरोना फिलहाल कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। नतीजा ये हुआ है कि देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार तेज हुई है। इसका जिक्र IMF ने भी किया है। IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत में वैक्सीनेशन तेजी से हुआ, इससे अर्थव्यवस्था में तेज रिकवरी में मदद मिली है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।